हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आप सभी का न्यू उदार्स क्लासेस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे बीपीएससी प्रैक्टिस सेट 11 है ना। इससे पहले 10 सेट लगा चुके हैं। अगर आपने अभी तक वो सेट को सॉल्यूशन नहीं किए हैं तो प्लीज़ उसका भी सॉल्यूशन कर लें। और यदि आप तक अभी तक चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। हमारा आज का पहला प्रश्न है, निम्न में से किस देशी रियासत को अंग्रेजों ने अपने क्षेत्र में नहीं मिलाया था? ऑप्शन ए है सिंध, बी ग्वालियर, सी अवध, डी सतारा, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं या उपर्युक्त में से एक से अधिक। इसका सही जवाब क्या होगा बताएं आप लोग। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी अर्थात ग्वालियर। ग्वालियर को अंग्रेजों ने अपने क्षेत्र में नहीं मिलाया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, सुरक्षा प्रकोष्ठ रिंग फेंस की नीति संबंधित है? ऑप्शन ए वारेन हेस्टिंग्स से, बी लॉर्ड डलहौजी से, सी हेनरी लॉरेंस से, डी लॉर्ड हेस्टिंग्स से, डी उपर्युक्त में से कोई नहीं या उपर्युक्त में से एक से अधिक। इसका सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए अर्थात वारेन हेस्टिंग्स। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, 1927 की बटलर कमेटी का उद्देश्य था। बटलर कमेटी का क्या उद्देश्य था? तो ऑप्शन ए है भारतीय सेना का आधुनिकीकरण करना, बी भारतीय कृषि का आधुनिकीकरण करना, सी राष्ट्रीय समाचार पत्रों पर सेंसर लागू करना, डी भारत सरकार तथा देशी राज्य के मध्य संबंधों को सुधारना, ई है उपर्युक्त में से कोई नहीं या उपर्युक्त में से एक से अधिक। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी अर्थात भारत सरकार तथा देशी राज्यों के मध्य संबंधों को सुधारना बटलर कमेटी का मुख्य उद्देश्य था। अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, द्वैध शासन जिसके अंतर्गत प्रांतीय कार्यपालिका का 2 भागों में विभाजन हुआ प्रतिफल था। ऑप्शन ए है भारत सरकार अधिनियम 1935 का, बी मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों का, सी मार्ले मिंटो सुधारों का, डी साइमन आयोग का, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं या उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन बी अर्थात मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार का। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। लॉर्ड वेलेजली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार था। मराठा सरदार कौन था जिन्होंने लॉर्ड वेलेजली की सहायक संधि को सर्वप्रथम स्वीकार किया था? तो ऑप्शन ए है हमारा पेशवा बाजीराव द्वितीय, बी है रघुजी भोसले, सी है दौलत राव सिंधिया, डी है नवाब सलीमुल्लाह खान और ई है उपर्युक्त में से कोई नहीं या उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब है पेशवा बाजीराव द्वितीय। पेशवा बाजीराव द्वितीय पहला मराठा सरदार था जिन्होंने वेलेजली की सहायक संधि स्वीकार की थी। चलिए आगे देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, समाप्ति का सिद्धांत अर्थात डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की नीति को किसने अपनाया था? ऑप्शन ए है क्लाइव ने, बी कर्जन ने, सी डलहौजी ने, डी विलियम बेंटिक ने और ई उपर्युक्त में से कोई नहीं या उपर्युक्त में से एक से अधिक। इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी अर्थात डलहौजी है। डॉक्ट्रिन ऑफ लैंप की नीति किसने अपनाया था? तो डलहौजी ने। इसे समाप्ति का सिद्धांत भी कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से डलहौजी की सबसे भयंकर राजनीतिक भूल सिद्ध हुई कौन सा था? ऑप्शन ए है पंजाब का अधिग्रहण, बी निचले बर्मा पर अधिकार, सी गोद लेने की प्रथा का निषेध, डी अवध का अधिग्रहण, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं या उपर्युक्त में से एक से अधिक। इसका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन डी अर्थात अवध का अधिग्रहण। चलिए अगला प्रश्न देखते। वह प्रथा जिसके तहत किसान स्वयं भूमि का मालिक होता है और सरकार को भू राजस्व के भुगतान के लिए जिम्मेदार माना जाता है। ऑप्शन ए है जमींदारी प्रथा, बी रैयतवाड़ी प्रथा, सी महालवाड़ी प्रथा, डी दहसाला प्रथा, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं या उपर्युक्त में से एक से अधिक। इसका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन बी अर्थात रैयतवाड़ी प्रथा। रैयतवाड़ी प्रथा में किसान जो है भूमि का मालिक स्वयं होता है लेकिन सरकार को भू राजस्व के भुगतान के लिए जो जिम्मेदार माना जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक कौन है? ऑप्शन ए है
ए आरसी दत्त, बी हो गया दादा भाई नौरोजी, सी बिपिन चंद्रपाल, डी लाला लाजपत राय और ई उपर्युक्त में से कोई नहीं या उपर्युक्त में से एक से अधिक। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, अर्थात दादा भाई नौरोजी। अगला प्रश्न देखते हैं। बंगाल और बिहार में भूमि पर किराएदारों के अधिकार को बंगाल किराएदारी अधिनियम द्वारा कब स्वीकार किया गया? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए है 1868, बी 1881, सी 1885, डी 1893 और ई उपर्युक्त में से कोई नहीं, उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए। इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन ए, अर्थात 1868 ईस्वी में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में चुने जाने वाले दादा भाई नौरोजी प्रथम भारतीय थे जिन्होंने इस दल के टिकट पर चुनाव लड़ा। ऑप्शन ए है उदारवादी दल, बी है मजदूर दल, सी कंजर्वेटिव दल, डी साम्यवादी दल और ई उपर्युक्त में से कोई नहीं, उपर्युक्त में से एक से अधिक। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, अर्थात उदारवादी दल। दादा भाई नौरोजी जो है किस दल से टिकट पर चुनाव पर लड़े थे? तो उदारवादी दल के टिकट से चुनाव लड़े थे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। द्वैत शासक का जनक किसे माना जाता है? ऑप्शन ए है लॉर्ड क्लाइव को, बी है हेक्टर मुनरो को, सी लॉर्ड मैकाले को और डी है सर लियोनिल कर्टिस को, ई है उपर्युक्त में से एक कोई नहीं या उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी। इसका सही जवाब क्या है? ऑप्शन डी, अर्थात सर लियोनिल कर्टिस। अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, कैथरीन मेयो एडल्स हैक्सले चार्ल्स एंड्रूज और विलियम डिग्वी के बीच आम रिश्ता क्या था? ऑप्शन ए है उन्होंने ब्रिटिश शासन के दौरान भारत की हालात पर टिप्पणियाँ लिखी। ऑप्शन बी है वे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के समर्थक थे। ऑप्शन सी है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के विरोधी थे। डी वे महात्मा गांधी के दोस्त थे। ई उपर्युक्त में से कोई नहीं या उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन ए, अर्थात जो उन्होंने, अर्थात किन्होंने? कैथरीन मेयो, एडल्फ हैक्सले, चार्ल्स एंड्रूज और विलियम डिग्वी के बीच जो है ये सारे के सारे लोग जो है ब्रिटिश शासन के दौरान भारत की हालात पर टिप्पणियाँ लिखी थी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। अब रिक्त स्थान में बंगाल और बिहार में भूमि पर किराएदारों के अधिकारों को बंगाल किराएदार अधिनियम द्वारा दिया गया था। ऑप्शन आपका ए है 1885, ऑप्शन बी है 1886, ऑप्शन सी है 1889, डी 1900 और ई है उपर्युक्त में से कोई नहीं या उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, अर्थात 1885 ईस्वी में। अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, अस्थायी बंदोबस्त किसके साथ किया गया? ऑप्शन ए है जमींदारों के साथ, बी ग्रामीण समुदायों के साथ, सी मुकदमों के साथ, डी किसानों के साथ। तो किसके और ई है उपर्युक्त में से कोई नहीं या उपर्युक्त में से एक से अधिक। इसका सही जवाब होगा आपका ए, अर्थात जमींदारों के साथ। अगला प्रश्न देखते हैं। बिहार में परमानेंट सेटलमेंट लागू करने का कारण क्या था? ऑप्शन ए है जमींदारों के पास जमीन का अधिकार न रहना, बी जमींदारों के लिए जमीन पर वंश परंपरागत अधिकार को स्वेच्छा से हस्तांतरित करने का अधिकार, सी भू राजस्व का राजस्व निर्णय करना, डी जमींदारी प्रथा का उन्मूलन, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं या उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन बी, अर्थात जमींदारों के लिए जमीन पर वंश परंपरागत अधिकार को स्वेच्छा से हस्तांतरित करने का अधिकार। अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न है, अंग्रेजी शासनकाल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन हेतु प्रसिद्ध था? ऑप्शन ए है बिहार, बी दक्षिण भारत, सी गुजरात, डी असम, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं या उपर्युक्त में से एक से अधिक। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, अर्थात बिहार। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ब्रिटिश राज में बिहार के कृषक वर्गों को निम्नलिखित श्रेणी में रखा जाता है। ऑप्शन ए है पंचमुखी वर्गीकरण, बी है चतुर्मुखी वर्गीकरण, सी त्रिमुखी वर्गीकरण और डी कोई वर्गीकरण नहीं और ई उपर्युक्त में से कोई नहीं या उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी,
अर्थात त्रिमुखी वर्गीकरण। इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन सी होगा, अर्थात त्रिमुखी वर्गीकरण होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। जमींदारों द्वारा कृषक से मांगे गए बेगार या अवैध उपकर को किस नाम से जाना जाता था? ऑप्शन ए है बेथी, बी मेथी, सी साथी, डी बीती, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं या उपर्युक्त में से एक से अधिक। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, अर्थात बेथी। अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न है, भारत में पहली बार किसने वार्षिक आय को अनुमानित किया था? ऑप्शन ए है दादा भाई नौरोजी, बी एनी बेसेंट, सी महात्मा गांधी, डी जवाहरलाल नेहरू, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं या उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, अर्थात दादा भाई नौरोजी जो है भारत में पहली बार वार्षिक आय को अनुमानित किया था। अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, राजस्व में रैयतबाड़ी प्रयोग का प्रारंभ किसके द्वारा किया गया था? तो ऑप्शन ए है हेनरी वुडांस, बी है अलेक्जेंडर रीड, सी है डेविड रिकार्डो और डी है माउंट स्टुअर्ट एल्फिंस्टन और ई है उपर्युक्त में से कोई नहीं या उपर्युक्त में से एक से अधिक। इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, अर्थात अलेक्जेंडर रीड। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, 18वीं सदी में बंगाल में वस्त्र उद्योग के पतन के लिए उत्तरदायी कारण था? ऑप्शन ए उत्पादन की गुणवत्ता में कमी, ऑप्शन बी है कच्चे माल की अनुपलब्धता, सी है ब्रिटेन को निर्यात करने वाले माल पर उच्च तटकर और डी है कारीगरों की अनुपलब्धता, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं या उपर्युक्त में से एक से अधिक। इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, अर्थात ब्रिटेन को निर्यात करने वाले माल पर उच्च तटकर। अगला प्रश्न, महलबाड़ी व्यवस्था संबंधित है। महलबाड़ी व्यवस्था किससे संबंधित थी? ऑप्शन ए है शिक्षा से, बी भू राजस्व से, सी सामुदायिक व्यवस्था से, डी व्यापार से, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, अर्थात भू राजस्व से। अगला प्रश्न, औपनिवेशिक शासन के दौरान आर्थिक दोहन के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? ऑप्शन ए है एम एन राय, बी एम जी रानाडे, सी दादा भाई नौरोजी, डी बाल गंगाधर तिलक, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं या उपर्युक्त में से एक से अधिक। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी। इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन सी होगा, अर्थात दादा भाई नौरोजी। आर्थिक दोहन के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो वो है दादा भाई नौरोजी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 1760 का बांडीवास का युद्ध अंग्रेजों द्वारा किसके खिलाफ लड़ा गया? ऑप्शन ए है फ्रांसीसी, बी स्पेन, सी मैसूर, डी कार्नेटिक और ई उपर्युक्त में से कोई नहीं या उपर्युक्त में से एक से अधिक। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, अर्थात फ्रांसीसी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती हेतु उगली का उपयोग कौन करता था? ऑप्शन ए है डच, बी फ्रांसीसी, सी पुर्तगाली और डी अंग्रेज और ई उपर्युक्त में से कोई नहीं या उपर्युक्त में से एक से अधिक। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, अर्थात पुर्तगाली। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में किसके शासनकाल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ था? ऑप्शन ए है औरंगजेब, बी अकबर, सी जहांगीर, डी हुमायूं, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं या उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, अर्थात कौन? अकबर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। और अगला प्रश्न है, सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी प्रदान की थी। ऑप्शन ए है 12 अगस्त 1765, बी 18 अगस्त 1765, सी 29 अगस्त 1765, डी 21 अगस्त 1765 और ई उपर्युक्त में से कोई नहीं या उपर्युक्त में से एक से अधिक। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, अर्थात 12 अगस्त 1765। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन हुआ? ऑप्शन ए है डियाज, बी वास्को डी गामा, सी अल्मीडा और डी अल्बुकर्क, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं, उपर्युक्त में से एक से अधिक। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, अर्थात फ्रांसिस्को द अल्मीडा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस भारतीय को रॉबर्ट क्लाइव ने बिहार का नायब दीवान नियुक्त किया था? ऑप्शन ए है ओमी चंद, बी मानिक चंद,
सी राय दुर्लभ, डी सिताब राय, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं या उपर्युक्त में से एक से अधिक। इसका सही जवाब क्या होगा? तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि रॉबर्ट क्लाइव ने बिहार का नायब दीवान जो है किसे नियुक्त किया था? तो वो सिताब राय को नियुक्त किया था। तो इसलिए इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी। चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, साथ ही साथ यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।